हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड जो बुक में एग्जांपल्स है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, और जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है सॉल्व करने के लिए वो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी एग्जांपल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना है और देखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 हम लिए हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. You may take √3 equal to 1.732. ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना जरूरी होता है। अगर हमारे पास डायग्राम रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले विजुलाइज करना होगा प्रॉब्लम को। यहाँ पे बोला गया है कि एक बिल्डिंग है RS, इस बिल्डिंग का बात हो रहा है जिसको कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। RS एक बिल्डिंग है यहाँ पे और पॉइंट P ग्राउंड पे है। ये पॉइंट P ग्राउंड पे है और इस बिल्डिंग का हाइट गिवन है प्रॉब्लम में 10 मीटर है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस बिल्डिंग के टॉप पे, इस बिल्डिंग का टॉप R पॉइंट है। इस R पॉइंट के एबव एक फ्लैग है यहाँ पर लगा हुआ, और इस फ्लैग का हाइट हम लोगों को पता करना है। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है लगा हुआ, इसका हाइट हम लोगों को पता करना है। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस प्रॉब्लम में कि ये पॉइंट P जो ग्राउंड पे है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये सभी इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा एक और है एंगल गिवन हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस फ्लैग का टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। पहले अगर मान लेते हैं कि हमको कन्फ्यूजन हो रहा है इसका डायग्राम बनाने में या एंगल मेंशन करने में, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है कि कौन सा एंगल कहाँ पर है। एक तो स्टेटमेंट से ये समझा जा सकता है कि कौन सा एंगल का बात किया जा रहा है, लेकिन इसको अगर डबल वेरीफाई करना है तो यहाँ से भी देखा जा सकता है कि ये एंगल, जैसे इस एंगल को, ये एंगल हमेशा इस लार्जर एंगल से स्मॉलर होगा। तो दो एंगल गिवन है, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल 30 डिग्री होगा और ग्रेटर एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये सभी इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको पता करना है, इस फ्लैग का हाइट पता करना है जो कि बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है, मतलब हम लोगों को QR पता करना है। इसके अलावा हमको ये भी पता करना है कि ये बिल्डिंग पॉइंट P जो कि ग्राउंड पे है उससे कितने डिस्टेंस पे है, मतलब PS का हमको मेजरमेंट पता करना है और QR का मेजरमेंट पता करना है। ठीक है, ये सभी एंगल्स है दिया हुआ, और ये 10 मीटर दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ये 10 मीटर है गिवन प्रॉब्लम में RS। यहाँ से कैसे इसको फाइंड किया जा सकता है, हम लोग इस ट्रायंगल में पहले देखेंगे, PRS ट्रायंगल में देखेंगे। ये एंगल 90 डिग्री होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग का टॉप का 30 डिग्री गिवन है प्रॉब्लम में। तो हम लोग 10 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे RS है और इसका बेस PS है। ठीक है, और 10 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से कि 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 कैसे होता है और ये क्यों आया है, ये याद रखना भी ज़रूरी है। तो इसको अब अभी यूज़ कर रहे हैं फिलहाल हम। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर को देख के समझा जा सकता है। 1/√3 10 30 का वैल्यू होता है और RS 10 मीटर है गिवन, हमको PS पता करना है। तो यहाँ से आसानी से पता किया जा सकता है, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PS इक्वल टू हो जाएगा 10√3। ठीक है, मतलब हमारे पास ये वैल्यू पता चल गया और ये पॉइंट P ग्राउंड पे था। हमको ये फाइंड करना था कि ये बिल्डिंग ग्राउंड के पॉइंट P से कितना डिस्टेंस पे है। तो 10√3 मीटर डिस्टेंस पे है, क्योंकि दूसरा जो डिस्टेंस दिया गया है मीटर में दिया गया है यहाँ पे, तो हमारा जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगा वो भी मीटर में आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 10√3 मीटर आ गया। ठीक है, अब इस 45 डिग्री का यूज़ करेंगे हम लोग, और हम लोग 10 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं। इसके लिए भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा 10 45 के लिए। 10 45 के लिए परपेंडिकुलर QS होगा और बेस होगा PS। PS का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है, तो हम लोग QS आसानी से पता कर सकते हैं। 10 45 का वैल्यू 1 होता है,
तो 1 यूज कर रहे हैं, और क्यू एस हमको पता करना है, और पी एस अभी तुरंत हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 10√3 है। तो आसानी से बोला जा सकता है कि क्यू आर का मेजरमेंट 10√3 होगा। नहीं सॉरी, पी एस नहीं होगा, ये क्यू क्यू एस है ना, क्यू एस अपॉन पी एस है, तो क्यू आर नहीं होगा, यहाँ पे क्यू आर नहीं होगा, क्यू एस होगा, क्यू एस अपॉन पी एस, और पी एस का मेजरमेंट 10√3 अभी तुरंत फाइंड किए हैं हम लोग, और यहाँ से लिख सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अब हमको क्यू एस का भी मेजरमेंट पता चल चुका है जो कि 10√3 मीटर है। क्यू एस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है क्यू एस, लेकिन हमको तो क्यू आर का वैल्यू पता करना था। क्यू आर का वैल्यू पता करने के लिए, इस क्यू आर का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्यू एस के वैल्यू में आर एस का मेजरमेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा। मतलब हम लोग क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस माइनस आर एस, और क्यू एस हमारा आया है अभी 10√3 आया है, और आर एस हमारा 10 मीटर है प्रॉब्लम में गिवन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर 10 को कॉमन ले लिया जाए तो ये √3 - 1 आ रहा है, इसका यूनिट मीटर होगा। इसको नहीं भूलना है मेंशन करने के लिए, नहीं तो इसमें मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बस इसको विजुलाइज करने का जरूरत था। इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में, तो इसको सॉल्व किए बिना आगे बढ़ना सही नहीं होगा। तो हम लोग अब 5th नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी चैप्टर का ये 5th नंबर एग्जाम्पल है, इसको कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक टावर है, जैसे इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक टावर है ए बी, और सन हमारा मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इस टावर का शैडो बन रहा होगा ग्राउंड पे। अब अगर इसका जो शैडो बना है, ये डी बी शैडो मान लेते हैं बना हुआ है ग्राउंड पे इस टावर ए बी का, और ये क्योंकि सन तो मूव कर रहा है तो ये इस शैडो का लेंथ भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो जब 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन या 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल जब बना रहा है ये टावर का टॉप से, तो उस समय इसका शैडो ये था, डीबी था। और इससे पहले जब सन का अल्टीट्यूड डिफरेंट था उस केस में ये टावर का टॉप से यहाँ पे जो शैडो बना है सी बी, वो एंगल 60 डिग्री है। हमको पता करना है इस टावर का हाइट पता करना है, मतलब हमको ए बी का मेजरमेंट पता करना है, ये क्या होगा। कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, 40 मीटर है, डीसी हमारा 40 मीटर है। मतलब ये बोल रहा है कि अल्टीट्यूड जब 60 डिग्री था और जब 30 डिग्री था, तो उस केस में जो शैडो का लेंथ है वो 40 मीटर लॉन्गर बना है। तो ये ऑब्वियसली ये एंगल ऐसे भी सोचा जा सकता है यहाँ पे कि ये एंगल लार्जर होगा इस एंगल से, तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस दोनों पोजीशन के लिए, सन के डिफरेंट पोजीशन के लिए, पहले इसका शैडो ये बन रहा था इस टावर का, अब ये शैडो बन रहा है, लार्जर बन रहा है शैडो, और अल्टीट्यूड चेंज होने के बाद जो शैडो के लेंथ में इंक्रीमेंट आया है वो 40 मीटर का आया है। मतलब ये डीसी इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले शैडो यहाँ से यहाँ तक बन रहा था जब सन का अल्टीट्यूड 60 डिग्री था, वहीं पर बाद में फिर जब सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया तो फिर शैडो लंबा बन गया। पहले सन यहाँ था, मान लेते हैं यहाँ इस पोजीशन पे था, तो इसका शैडो ऐसा कुछ बन रहा होगा, फिर सन इधर शिफ्ट हो गया तो इसका शैडो ऐसा बनने लगा। तो ये शैडो का लेंथ में इंक्रीमेंट 40 मीटर का हुआ है, मतलब ये 40 मीटर गिवन है प्रॉब्लम में। अब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको ए बी का, मतलब इस टावर का हाइट पता करना है। इसको एच लेट कर लेते हैं हम, या ए बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर टेन थीटा और कॉट थीटा ही यूज़ होगा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 10 30 पहले अप्लाई करेंगे और इसको लेट कर लेते हैं, ये एक्स है, हमको एच का वैल्यू पता करना है या ए बी पता करना है। इसको सी बी को हम लेट कर रहे हैं कि सी बी का मेजरमेंट एक्स मीटर है या एक्स है सिंपली। ठीक है, तो अब हम लोग 10 30 अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 10 30 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और बेस डी बी है।
ठीक है। और tan 30 का वैल्यू हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यूज़ किए हैं, 1/√3 होता है, तो 1/√3 यूज़ कर रहे हैं tan 30 के लिए। AB का हमको पता नहीं है, ये पता करना है, तो AB को हम वैसा ही रहने दे रहे हैं। DB हमको ये 40 मीटर है DC और CB x मीटर है, तो ये DB 40 + x मीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका वैल्यू, तो ये 40 + x, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से ये यूज़ कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक AB भी है, एक x भी है, तो इस तरह से हम लोग AB फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग tan 60 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB होगा और इसका बेस CB होगा, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अगर ट्रिक पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्रिक बताएंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे, और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रिक पे मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रिक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब 11th में या 12th में आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, अगर उस समय कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम ट्रिक नहीं बताते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान। तो AB हमको पता नहीं है यहाँ से, लेकिन CB हम पहले से ही लेट किए हैं, x है, तो CB के प्लेस पे हम x पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, एक तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आया और ये दूसरा इक्वेशन आया, ये पहले आया था लेकिन इसको हम अभी सेकेंड लेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल भी है, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो हम लोग x और AB दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हम सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और AB इक्वल टू, यहाँ से AB इक्वल टू लिखा जा सकता है √3x, ठीक है। तो AB के प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये वैल्यू, ये 1/√3 था पहले से मेरे पास, और AB के प्लेस पे √3x हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दूसरे इक्वेशन से, और डिनोमिनेटर में हमारा 40 + x था, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे ये 1 से 40 + x मल्टीप्लाई होगा, तो ये 40 + x ही रहेगा, वहीं पर √3 × √3 ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो 2x = 40 लिखा जा सकता है इसको, और x का वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं, x = 40/2 हो जाएगा, जो कि 20 होगा, मतलब x का मेजरमेंट हम पता कर चुके हैं 20 मीटर है। हमको फाइनली हाइट ऑफ द टावर पता करना था, तो अभी इस x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो AB का लेंथ हमको पता चल जाएगा, AB = √3x है, तो √3 और x का वैल्यू 20 मीटर आया है हमारा, तो √3 × 20 √3 मीटर, इसको किसी भी सूरत में नहीं भूलना है, इसका यूनिट, नहीं तो हाफ मार्क्स काटा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास AB जो कि हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग है 20 √3 मीटर आया है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जिसको कि अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, इसको कि समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझने का ज़रूरत है, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। इस एग्जाम्पल में बोला गया है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यहाँ पे सिचुएशन, पहले सिचुएशन समझेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बनाना ही है। अगर डायग्राम बन रहा है आपसे तो आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और डायग्राम तभी बनेगा जब आप प्रॉब्लम को विजुलाइज करेंगे, प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो बिल्डिंग है हमारा, एक ये बिल्डिंग है AB और एक ये बिल्डिंग है PC। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये लार्जर है, ठीक है। ये बिल्डिंग PC मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे, तो ये लार्जर है, मतलब ये बड़ा बिल्डिंग है और ये छोटा बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस लार्जर बिल्डिंग से या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो कि प्रॉब्लम में मेंशन है, यहाँ से जब हम इस स्मॉलर बिल्डिंग का टॉप जो कि पॉइंट B से दिखाया गया है यहाँ पे, और इसका बॉटम, इस बिल्डिंग का बॉटम A से शो किया गया है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी हम लाइन ऑफ साइट, जब भी हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन से
बिलो होता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और जब यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन से जब नीचे देख रहे हैं हम लोग, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग से जब हम दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना है, जबकि इसी पॉइंट से इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बना है। यहाँ लग भी रहा है ये एंगल लार्जर होगा, ये एंगल लार्जर होगा, ये एंगल स्मॉलर होगा। ठीक है, तो जो स्मॉलर है उसको हम लोग 30 डिग्री लेंगे और जो लार्जर है उसको 45 डिग्री लेंगे। कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ये बात समझ में आया होगा। अब इस हॉरिजेंटल को अगर इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग को अगर हम इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा। पैरेलली हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पीबी और पीए दोनों इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और फिर अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल होगा, वहीं पर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों अल्टरनेट एंगल होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होना चाहिए अल्टरनेट एंगल के लिए। ठीक है, और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आता ही है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ये 45 था तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। दूसरे कलर से मेंशन करते हैं, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये तो और नहीं दिख रहा है, चलो इसी से मेंशन करते हैं, ये एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ये कि एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल PBD। PBD क्यों होगा रीजन, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये मेंशन किया जा सकता है यहाँ पर। उसी तरह से एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल PAC होगा, और ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो इसका रीजन भी मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, रीजन भी मेंशन करना जरूरी होता है एग्जाम में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, अभी हम इसको स्पेस कम होने की वजह से मिटा रहे हैं, लेकिन आपको ये मेंशन करना है। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इस बिल्डिंग का ये 8 मीटर है, मतलब हमारा ए बी का मेजरमेंट 8 मीटर गिवन है प्रॉब्लम में, और हमको पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये है, तो हमको पीसी का लेंथ पता करना है कि पीसी का हाइट क्या है, या इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट क्या है। इसके अलावा हमको इस दोनों बिल्डिंग में डिस्टेंस क्या है ये भी पता करना है, मतलब एसी का मेजरमेंट भी पता करना है हमको। कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास बस ये 8 मीटर गिवन है, लेकिन अगर ए बी 8 मीटर गिवन है तो ए बी और डी सी ये दोनों इक्वल होगा और दोनों ही 8 मीटर होगा। ठीक है, अब ये दोनों 8 मीटर है, बस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके हेल्प से हमको पीसी ये पूरा और एसी ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग इसको एक्सलेट कर लेते हैं पीडी को। ठीक है, या फिर इसको एक्सलेट कर लेते हैं हम लोग, नहीं इस पूरे को एच लेट कर लेते हैं, पीसी को हम लोग एच लेट कर लेते हैं, या पीसी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, ये पीसी हो जाएगा। और इसको एसी को, तो चलिए इसको एक्स लेट कर लेते हैं, एसी हमारा एक्स है और पीसी हमारा एच है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग tan 45 यूज़ करेंगे, तो tan 45 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 45 डिग्री के लिए पीसी हो जाएगा और इसके लिए बेस हो जाएगा एसी। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हम लोग यूज़ करेंगे, और पीसी जिसको कि एच लेट किए हैं तो एच से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, एसी हमारे पास एक्स है, यहाँ से रिलेशन मिल रहा है हमको एक्स इज इक्वल टू एच। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। वहीं पर अब हम लोग tan 30 डिग्री यूज़ करेंगे, और tan 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर PD हो जाएगा और बेस हो जाएगा इसके लिए BD। अब ये BD का लेंथ और AC का लेंथ दोनों का लेंथ x मीटर ही आएगा, क्योंकि अगर AC x है तो BD x होना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, तो हम लोग PD का हमको मेजरमेंट पता नहीं है। PD का मेजरमेंट हाँ यहाँ से पता कर सकते हैं। अब ये पूरा PC H हम इसको लेट किए हैं और ये 8 है, तो हम लोग PD इक्वल टू लिख सकते हैं H माइनस 8 लिखा जा सकता है, ये H माइनस 8 PD को। ठीक है, और BD चाहिए हमको, तो BD और AC दोनों इक्वल ही होगा, तो BD इज इक्वल टू AC, जिसको कि हम लोग x लेट किए हैं, तो इसके प्लेस पे हम लोग x का वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 के लिए 1/√3 यूज कर रहे हैं हम, और PD हम फाइंड करके लाए हैं H माइनस 8, H के टर्म में ये है, और BD हमारा आया है x, तो ये लिखा जा सकता है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा, और √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3h माइनस 8√3 ये आएगा हमारा। और हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू यहाँ पर h पुट कर देते हैं, तब देखते हैं हमको क्या मिलता है। h अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आ रहा है, माइनस 8√3। अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज अगर कर लें तो 8√3 लेफ्ट हैंड साइड में आके पॉजिटिव साइन हो जाएगा इसका, और राइट हैंड साइड में √3h माइनस h आ जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा 8√3, ये तो रहेगा ही, इसके अलावा h को अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 ये आ रहा है, और h का वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। ये वैल्यू तो निकल के आया है, ये मीटर में आएगा। ठीक है, लेकिन इसको और रीअरेंज करके सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको रीअरेंज करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसको रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि √3 प्लस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8√3 हमारा पहले से है, और √3 माइनस 1 ये डिनोमिनेटर में है। हम इस फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम रेशनलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 जो ऊपर में है उसको हम जैसा था वैसा ही रख रहे हैं। ठीक है, इंटू √3 प्लस 1 ये हमारा ऊपर में आया है, और नीचे में आएगा हमारा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला है, इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लिखें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। ये एक फाइनल वैल्यू हमको देगा √3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4√3 इंटू √3 प्लस 1 ऐसा कुछ आ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, इसको और भी हम लोग सिंपल कर सकते हैं, इस √3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर में, तो √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, प्लस √3 ये हो सकता है ये ऑप्शन में या ये आंसर में आपको मिलेगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम होता और ऑप्शन में अगर ये रहता तो फिर आपको ये सारा कुछ करना होगा। अगर मान लेते हैं कि नहीं बस इसको सॉल्व करने के लिए दिया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, जनरली ये थ्योरी में ही आएगा, डिस्क्रिप्टिव में ही आएगा, तो उस केस में अगर इसको रेशनलाइज आपको करना ही है। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पर भी इसको छोड़ देंगे तो चलेगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको इस फॉर्म में लाके फाइनल किया जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था, एग्जाम्पल 6। इस टाइप का प्रॉब्लम एक्सरसाइज में भी जरूर होगा, और अगर ये समझा हुआ रहेगा तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एक रिवर है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा,
ये रिवर है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज है यहाँ पे, और ब्रिज हमेशा ऊंचा होता है रिवर से। तो इस रिवर का बैंक ए और बी है, बैंक इसका किनारा ए और बी है, और ये रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। इस रिवर के ऊपर जो ब्रिज है उस पे एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, फिर यहाँ से हम नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इस दोनों बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बना है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजेंटल के साथ ही बनेगा, तो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री बना है। जबकि इस पॉइंट पी का हाइट रिवर से 3 मीटर है, हमको ए बी का लेंथ पता करना है, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, हम लोग को ए बी का लेंथ पता करना है। ए बी है क्या, इस रिवर का बैंक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और सेम कंसेप्ट से होगा जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, और ये 45 डिग्री होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होगा। आपको मेंशन करना है यहाँ पर कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो यूज करेंगे 10-30। 10-30 इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर पीडी होगा। अगर इसमें आप डायग्राम बना लिए ना तो प्रॉब्लम 80% सॉल्व हो जाएगा आपसे। पीडी अपॉन बेस इसका एडी है, तो एडी लिख रहे हैं हम, ठीक है। 10-30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 यूज कर रहे हैं। और पीडी का मेजरमेंट प्रॉब्लम में दिया हुआ है 3 मीटर है। एडी का लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको एडी का लेंथ मिल जाएगा। एडी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3√3, ये मीटर होगा क्योंकि दूसरा मेजरमेंट मीटर में दिया हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग 10-45 यूज करेंगे यहाँ पे, तो 10-45 डिग्री इक्वल टू लिखा जा सकता है पीडी अपॉन डीबी, पीडी अपॉन डीबी। और 10-45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू पीडी का फिर से वैल्यू 3 मीटर है, तो 3 मीटर यूज कर रहे हैं। और डीबी अननोन है तो डीबी को वैसा ही रहने दिए। यहाँ से हम लोग डीबी इक्वल टू 3 मीटर लिख सकते हैं, डीबी इक्वल टू 3 मीटर। अब इस बैंक का जो विड्थ है वो ए बी है, तो ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी लिखा जा सकता है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ये लिखा जा सकता है। और ए बी फाइंड करने के लिए हम ए डी और डी बी दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3√3 प्लस 3। फिर से इसको एक सुटेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और √3 + 1 ये लिख सकते हैं। इसका यूनिट कभी भी नहीं भूलना है लिखने के लिए, मीटर, ठीक है। इस तरह से ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप कुछ पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।